हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और कुछ समय पहले हमने ग्रुप के ऊपर पोल किया था कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, और टू सरप्राइज मी उस पे आंसर आया कि सर डेप्रिसिएशन पहले पढ़ाओ। तो आइए आज हम आपके साथ डेप्रिसिएशन चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। डेप्रिसिएशन के जो रूल्स हैं वो कुछ समय पहले तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में हुआ करते थे, पर अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है और उसके रूल्स अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डाल दिए गए हैं। इसलिए हमने लिखा डेप्रिसिएशन AS10 PPE। कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, पुरानी बुक्स यूज कर रहे होते हैं, वहां AS6 लिखा हो, तो इसलिए मैंने बताया। तो डेप्रिसिएशन AS10 में अब कवर होगा जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली बात, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, एमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट लगता है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को आजकल एक नया नाम दिया है PPE। तो सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? तो जो भी आपका टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अगर मान लीजिए आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट है 5 लाख, क्वेश्चन कहता है गगन इसकी यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, और 5 इयर्स के बाद भी ये यूज हो सकता है लेकिन हमारे काम का नहीं है, हम इसको सेल कर देंगे, तो हमें लगता है कि उस समय एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। तो एक मशीन खरीदी थी 5 लाख में, बिजनेस कह रहा है कि 5 इयर्स तक यूज करेंगे और उसके बाद वो 1 लाख में सेल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू लूज 4 लाख रुपीज इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 इयर्स। तो हम अगर कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करें तो ये 4 लाख रुपीज वी आर गोइंग टू लूज। दिस इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, बट ये लूज हम करेंगे 4 इयर्स के अंदर, मतलब उसकी जो यूजफुल लाइफ है उसमें ये हमारा नुकसान होगा। पर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हर साल, इनकम स्टेटमेंट हमारी बनेगी हर साल। तो ये जो यूजफुल लाइफ में लॉस हो रहा है इसको एक एक साल में जो हम डिवाइड करेंगे, अगर मेरी यहाँ पर यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है तो जो हम इसको 4 इयर्स में जब हम डिवाइड करेंगे देन दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है तो आप मुझे कई सारी डेफिनेशन सुनाओगे जो आम बोलचाल भाषा में आप अपने भाई बहन दोस्तों को, पेरेंट्स को सुनाओगे तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को अगर आप वो डेफिनेशन सुनाओगे तो वो प्रसन्न नहीं होगा, इंप्रेस नहीं होगा, मार्क्स नहीं देगा। इसलिए इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन अब आप पढ़ सकते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, अभी मैंने बताया कि डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। आप जो भी एसेट आज बिजनेस में परचेज करके लाए हो उसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी और यूजफुल की लाइफ के एंड में जो भी वैल्यू बच जाएगी वो माइनस कर दो, इतना आपको नुकसान होने वाला है ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। तो उसे हम बोलते हैं क्या, डेप्रिशिएबल अमाउंट। वो एक साल का नहीं है, वो पूरी यूजफुल लाइफ में होने वाला नुकसान है। अब उस नुकसान को एनुअल बेसिस पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन, और वो जो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एनुअल अमाउंट बच जाएगा दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। आम भाषा में सामने वाले को समझ नहीं आएगा यार तुमने क्या बोल दिया, लेकिन एग्जामिनर आपको इसके फुल मार्क्स देगा। ओके, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना,
स्टूडेंट्स के माइंड में जरा मिसकंसेप्शन होता है कि सर आप कैसे पढ़ाओगे, लाइव पढ़ाओगे, रिकॉर्डेड पढ़ाओगे? तो बेटे पढ़ाएंगे रिकॉर्डेड, डाउट्स लेंगे लाइव। और रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे लाइव से बेटर होती है ये देख सकते हो आप। मेरे ख्याल आप इसको पढ़ के समझ जाओगे कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, ज़्यादा इनमें हमारा आउटपुट निकल के आता है। और ऐसी अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हो तो फिर हमारी वेबसाइट है gagankapoorclasses.com, वहाँ से आपको थ्रू आउट योर कोर्स जो सब्जेक्ट चाहिए वो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये लिख के रखा हुआ है टू सेव द टाइम, क्योंकि ये चैप्टर भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ नोटिंग करनी हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल फोकस रखते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन मीन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो सर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम पहले अपने डेप्रिसिएशन के कंटेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो है कि जो सिस्टमैटिक एलोकेशन की कैलकुलेशन है, यानी डेप्रिसिएशन के अमाउंट की कैलकुलेशन की हम बात करेंगे, छोटा सा पार्ट है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी बात करेंगे। तो दो पार्ट्स में अभी हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड करते हैं कि पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना सीखेंगे, फिर उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो यहां हमने लिखा है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम दो बातें सीखेंगे। एक तो सीखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, यानी एलोकेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक तो हम सीखेंगे उसकी कैलकुलेशन। सेवरल मेथड्स आर देयर। तो अकाउंटिंग की अगर आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। आपने डेप्रिसिएशन को क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, CUET में भी पढ़ा होगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे CA फाउंडेशन करके आए होंगे, वहां भी पढ़ा होगा। आपके माइंड में आएगा सर वहां बहुत सारे मेथड्स होते थे, पर वो मेथड इतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए हमारे DU का सिलेबस ये कहता है कि गगन उन सब मेथड्स के ना नाम बुक्स में जरूर हैं बट वो यूज नहीं होते या बहुत फ्रैक्शनल जगहों पर यूज होते हैं। इसलिए हमारा फोकस केवल दो पॉपुलर मेथड्स पे रहने वाला है। सेवरल मेथड्स आर देयर बट इन आर सिलेबस ओनली कवर्ड आर। तो हमारे सिलेबस में दो ही मेथड कवर होंगे, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और एक है WDV मेथड। मुझे उम्मीद है इन दोनों का नाम सुनते ही आपके माइंड के अंदर ये दोनों मेथड कुछ कुछ आ गए होंगे। तो एक तो कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लग गया, फिर क्या करना है? उसके बाद करेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री, लेजर, वो कैसे हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन से जुड़े हुए? इसके भी हमारे पास दो मेथड हैं। तो एक तो होता है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, और दूसरा होता है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट के बहुत मेथड्स हैं, लेकिन हम दो पढ़ते हैं उनमें से। लेकिन अकाउंटिंग के दो ही मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड आपने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा, और दूसरा मेथड अगर आपकी क्लास 11th में रहा होगा तो आपने उस समय छोड़ दिया होगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये डफ होता है, अजीबोगरीब होता है, तो वो अब यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, और एग्जामिनर यहां पर इस मेथड को टच करेगा। सर तो क्या आप हमें डरा रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं आज आप पढ़ोगे कि कितना आसान था, और आप कहोगे सर 11th वाली क्लासेस भी आप ही हमें पढ़ा देते तो आज हमें पढ़ना ना पड़ता। खैर, अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो बोलना गगन सर की ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास 11th की भी होती हैं, जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैंने बताया कि सेवरल मेथड्स हैं, लेकिन दो ही पॉपुलर मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, याद है ना, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बुलाते हैं। इन दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है आओ जरा रिकॉल करते हैं।
पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड बोले तो SLM। ओके, इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि हम डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी यूजफुल लाइफ में इक्वल स्लाइसिस में बांट देते हैं। तो इक्वल बांट देते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड नाम यही है कि इसमें हम डेप्रिसिएशन सभी यूजफुल लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल मेथड है। अच्छा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आपके पास क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो दो बातें आएंगी। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दो बातें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो पहला, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। पहला मेथड हो गया कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको एसेट्स की कॉस्ट बता दी, यूजफुल लाइफ बता दी, रेजिडुअल वैल्यू बता दी, लेकिन मैंने आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं बताया। रेट का मतलब परसेंटेज, वो मैंने नहीं बताया। तो सर यहां पर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि गगन, कॉस्ट में से जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है माइनस करो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी अगर मैं यहां पर डेप्रिसिएशन निकालूं तो मैं कहूंगा 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, नहीं सॉरी 5 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 80,000 पर एनम, 80,000 पर एनम। ओके, तो देखिए, डेप्रिसिएशन अगर आपने निकालना है तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और फिर ये आ जाता है डेप्रिसिएशन, और वो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है। हम क्यों कहते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, हम क्यों कहते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ? क्योंकि भविष्य में क्या पता क्या होगा, हम तो एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इसमें एस्टिमेटेड बताने की जरूरत क्या है, लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन आती है, तो उनको बता दिया जाए कि यहाँ पर अगर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लिख दूं या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लिख दूं तो एक ही बात है। तो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, सिंपल सा आप कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लोगे। दूसरा, सर व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर रेट गिवन है तो इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि सपोज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 16% पर एनम, तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो डेप्रिसिएशन निकलेगा कॉस्ट इनटू रेट 16%। तो कॉस्ट इनटू रेट, तो ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 16/100, 80,000। फर्स्ट ईयर में भी यही होगा, सेकंड ईयर में भी यही होगा, थर्ड ईयर में भी यही होगा, फोर्थ ईयर में भी यही होगा, और फिफ्थ ईयर में भी यही होगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। अगर रेट नहीं गिवन तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर रेट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है,
नाउ इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल्स, क्या होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बताएगा हमने मशीनरी परचेज की, कभी हमने मशीनरी सेल की। तो परचेज और सेल हमारे ईयर के हो सकता है बीच में कभी हो रहा हो। तो इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल डेप्रिसिएशन इज टू बी रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू टाइम। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये बात आपको रिकॉल हो जाएगी कि अगर हमने एसेट को मिड ऑफ द ईयर में परचेज किया है तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का क्यों लगाएंगे, हाफ ईयर का लगाएंगे। तो वो प्रोपोर्शनेट टू टाइम हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, आइए जी। सर कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन होती है, लेकिन कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर कहे कि यार गगन चलो क्वेश्चन बड़ा मैकेनिकल हो गया, थोड़ा तो चेंज करें, तो वो एक दो लाइनें लिख दे। तो आप घबराना मत, कॉस्ट का भी मीनिंग पढ़ लो। कॉस्ट मीन्स अमाउंट पेड ऑब्लिक पेएबल फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो मैंने कहा अब एसेट्स का नाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया है। तो कॉस्ट का मतलब है जो अमाउंट आपने दिया है या जो अमाउंट आपने देना है, इंक्लूडिंग और साथ में कॉस्ट में शामिल करना, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन पीपीई, क्या शामिल करना, वो सभी खर्चे शामिल करना जो आपने उस एसेट पर किए हैं बिफोर द एसेट इज अवेलेबल और रेडी फॉर यूज। तो होता क्या है कि जब हम कोई मशीनरी खरीद के लाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई साहब इसको हमारे ऑफिस या गोडाउन में भिजवा देना, या वो बोलता है कि भाई साहब ये मशीनरी आपकी हुई, अब इसको ले जाने की ड्यूटी आपकी, अपने आप ले जाओ। इन एनी केस हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने होंगे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाने ले जाने का खर्चा करूंगा तभी ये मशीन हमारे बिजनेस में आ पाएगी। तो वो कहता है कोई भी खर्चा जो आप अपने एसेट पर करते हो बिफोर इट इज रेडी फॉर यूज, उसको भी कॉस्ट का पार्ट मानना। तो अगर मैंने मशीन खरीदी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन दी, उस पर मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, वो सारे के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। और यहाँ एक बात याद रखनी है, डू नॉट इंक्लूड रिफंडेबल ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्सेस इन द कॉस्ट। जो आपका बिल आएगा उस बिल में जीएसटी लगा होगा, अगर आप जीएसटी का क्लेम लेने वाले हो तो उसे कॉस्ट में शामिल मत करना, हटा देना। ठीक है, अभी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो ये कुछ बातें पता होनी चाहिए, वरना बच्चा कहेगा सर हर क्वेश्चन में एक नई बात आ जाती है। तो एक रफली सुन लो। ठीक है, ये तो हो गया कॉस्ट का मीनिंग, और स्ट्रेट लाइन में डेफिनेशन कैसे निकालना ये भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड की, कि डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमने ये सीखा कि डेप्रिसिएशन मींस सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, है ना। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट था 4 लाख, इसको हमने 5 इयर्स यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना था। स्ट्रेट लाइन मेथड ने तो कहा कि सर इसके इक्वल पार्ट्स कर दो 80,000। ठीक है, नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सारी जगह ना बेटर रिजल्ट नहीं देता, तो वो लोग ना डब्ल्यूडीवी मेथड ज़्यादा फॉलो करते हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए और यहाँ पर वो कुछ कम हो जाना चाहिए, यहाँ और कम, यहाँ और कम और यहाँ और कम। वो कहते हैं डेप्रिसिएशन को ऐसे डिवाइड करो कि अगर यहाँ पर 1.2 लाख है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर वो 1 लाख हो जाए, यहाँ पर 80,000 हो जाए, यहाँ 60 हो जाए, यहाँ 40 हो जाए। इमेजिनरी फिगर है, इन सब का टोटल 4 लाख होना चाहिए। अगर इन सब का टोटल 4 लाख नहीं है तो वो इसलिए कि मैंने अभी इसको रफली लिया है, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया। तो इस अमाउंट को निकालने के लिए कि वो इस तरीके से हो कि पहले ज़्यादा हो फिर वो रिड्यूस होता चला जाए,
इस मेथड को हम WDV बताते हैं और इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। WDV मेथड कहता है कि वो ज़्यादा बेटर इसलिए है कि स्टार्टिंग ईयर में डेप्रीसिएशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, फिर वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। और रिपेयर, ये मेथड कहता है कि जब मशीन न्यू होती है तो उसकी रिपेयर का चार्ज कम होता है और फिर उसकी रिपेयर का चार्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसलिए हम जब मशीन के ये दोनों खर्चे अपने इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे तो बर्डन इक्वल हो जाएगा। जबकि SLM मेथड में क्या होगा, रिपेयर का खर्चा यहाँ कम होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमारा P&L में डलेगा तो इनिशियल ईयर में बर्डन कम आएगा, उसकी वजह से P&L में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये मेथड SLM ज़्यादा बेटर मेथड नहीं होता, WDV मेथड ज़्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। इसी को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो इनके मल्टीपल नेम्स हैं, एक बार आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। इसमें एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स रिड्यूसिंग, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल रिड्यूस होगा। रीज़न मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन तो रिड्यूस होगा लेकिन रिपेयर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे P&L के ऊपर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब पड़ता है तो वो एक तरीके से बैलेंस हो जाता है और इससे हमारी इनकम स्टेटमेंट बेटर रिजल्ट शो करती है। कहाँ सर आप इतनी गहराई में हमारे को लेके जाते हो, बाकी सब टीचर तो 2 फॉर्मूले बताते हैं, रटवाते हैं और काम करवाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, आप हमें तंग करते हो। बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ इसमें अभी भी बोलने को है जो कि मैं नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब आइए इसमें सर अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 20%, लेट अस सपोज 20%, तो सर फर्स्ट ईयर भी 20 है, सेकेंड ईयर भी 20 है, थर्ड ईयर भी 20 है, फोर्थ ईयर भी 20 है, फिफ्थ ईयर 20 है, तो रेट तो चेंज नहीं होता ना, वैल्यू चेंज होती जाती है हर साल। जिस वैल्यू पर हमें रेट अप्लाई करना है वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट ईयर में तो हम कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे उस रेट को, और उसके बाद फर्दर ईयर्स में हम लोग क्या करेंगे, जब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर हम लोग इसको लगाया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन की हेल्प से आपको करवा देंगे। सर अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, हाँ, तो हमें दिक्कत हो जाएगी WDV मेथड में। क्यों? क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस nth रूट स्क्रैप अपॉन कॉस्ट। अब आप कहोगे सर स्क्रैप अपॉन कॉस्ट का nth रूट कैसे निकाला जाए? तो बेटे इसके लिए आपको, हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपने 4th रूट निकालना हो तो स्क्वायर रूट को 2 बार यूज कर लेना। अब सर हमारे क्वेश्चन में तो लाइफ 5 इयर्स थी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मुझे 5th रूट निकालना पड़ेगा। मेरे पास तरीका है कि मैं आपको 5th रूट निकालना सिखा पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5th रूट, 7th रूट, 9th रूट, कोई भी रूट आपको सिखा सकता हूँ। बट आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जहां पर WDV मेथड में उसने कहा हो कि आप इसका रेट निकालिए, वो रेट दे देता है और हमारा काम जो है ना इस लेफ्ट वाले पार्ट से चल जाता है। राइट वाले पार्ट के अंदर अगर आएगा तो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो हम nth रूट कैसे निकालें, ठीक है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आया नहीं है ना, तो पहले हम मेन चीज़ें तो पढ़ लें, फिर ऐसी सिचुएशन को सोचने लगे ऐसा हो जाए तो ऐसा पता नहीं कितना कुछ हो सकता है। तो मुझे बताइए, अभी तक हमने पढ़ा है कि सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइदर स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड में तो दोनों सिंपल हैं, अगर रेट नहीं दिया हो तो भी सिंपली निकल जाता है, रेट दिया हो तो भी सिंपली निकल जाता है, लेकिन WDV में रेट दिया हो तो ही निकाल पाते हैं, नहीं दिया हो तो फॉर्मूले को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो घबराएंगे नहीं, एग्जाम में कभी ऐसा आया नहीं है, आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे डील करना है। ये दोनों करने के बाद फिर आता है कि सर आओ सर, जब हमने अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट पता चल गए, तो अब अकाउंटिंग करते हैं। बाकी सारे चैप्टर में सिर्फ अकाउंटिंग करनी पड़ती है, यहां पर साला अमाउंट निकालो फिर अकाउंटिंग करो, कोई बात नहीं, अमाउंट निकाल लिया, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड था, अब अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने के भी मेरे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला और सिंपल मेथड जो हम आज करने वाले हैं, व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसका सिस्टमेटिक एलोकेशन कर लिया, तो अपने एसेट को रिड्यूस कर दो। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उसको P&L में दिखा दो, और जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होकर बच गई है उसे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का पहला तरीका है कि जब हम डायरेक्टली इसको एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दें, मतलब इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस, और लॉस डेबिट होता है, तो मैंने डेबिट कर दिया, और इससे मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब इस एंट्री की वजह से मेरे पास 2 अकाउंट खुलेंगे, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट और एक एसेट का अकाउंट, ठीक है। और फिर आपको पता है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम अपने सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स को P&L में डाल देते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारा P&L में चला जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू P&L अकाउंट। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर एक बात बताइए, क्या एग्जाम में हमसे जर्नल एंट्रीज पूछेगा? नहीं बेटे, नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ ले तो हमें पता तो होनी चाहिए, और हमें आती है, कौन सा एफर्ट्स लग रहा है। तो ये 2 हमारी एंट्रीज होती है डेप्रिसिएशन की, और अगर मैं इसे अकाउंट्स में ट्रांसफर करूं तो बताना ये चाहता हूं कि हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, एक एसेट अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें से एग्जामिनर कहता है कि गगन डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, मत बनाओ, लेकिन एसेट अकाउंट वो हमसे अक्सर पूछता है। तो ये कैसे बनता है, हम यहाँ पर दिखाते हैं, जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। आप सभी को पता है एसेट को परचेज करने की एंट्री क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमने परचेज किया, डेबिट कर दो, और फिर जब आप इसे डेप्रिशिएट करोगे तो यहाँ पर लिख दो बाय डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस CD बन गया, नेक्स्ट ईयर वो कंटिन्यू हो गया। फिर अगर अगले साल यूज करोगे तो अगले साल भी ऐसे डेप्रिसिएशन लगाओगे, बैलेंस CD निकाल दोगे, अगले साल ले जाओगे। नाउ यहां पर अकाउंटिंग में केवल एक ही चीज सीखने वाली है, वो ये है कि जब हम एसेट को सेल करते हैं तो क्या होगा। तो जब आप एसेट को सेल करोगे तो आपने 3 स्टेप करने हैं। एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये डेप्रिसिएशन दिखा दिया। एक आपने सेल प्राइस को क्रेडिट करना है, ये आपने दिखा दिया। और फिर आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है। जब भी लॉस होगा तो यहां पर दिखाया जाएगा बाय P&L लॉस, और जब भी प्रॉफिट होगा तो यहां पर आएगा टू P&L। अगर आपको एंट्री आती हो तो एंट्री रिकॉल करके देख लेना, यही प्रेजेंटेशन निकलने वाली है, ठीक है। सर सारी की सारी बातें थ्योरेटिकल करके आपने हमारे दिमाग को कुछ पजल सा कर दिया है, आओ उसके प्रेशर को रिलीज करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी बच्चों के माइंड में बहुत टेंशन है कि कॉलेज वाले अलग अलग बुक्स लगा देते हैं। कोई कहेगा हमारे पास JR मोंगा है, कोई कहेगा हमारे पास भूषण कुमार गोयल है, कोई कहेगा हमारे पास तुलसियान है, कोई कहेगा हमारे पास राधे श्याम है, कोई कहेगा हमारे पास प्रभु राम है। मतलब अलग अलग ऑथर्स की बुक्स बहुत यूनिवर्सिटी में आजकल ट्रेंड चल गया है। कोई घबराने की बात नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट सब जगह सिमिलर होते हैं, और अगर अकाउंटिंग का कंसेप्ट सीखा तो फिर बुक को भूल जाओ। किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे हमसे बनना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं बनता।
आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा। वैसे बता देता हूँ, ये भूषण कुमार गोयल बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, पर आप इस क्वेश्चन को पढ़े और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बनाएंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो अपने मोबाइल में इसकी फोटो खींच लें, क्वेश्चन की क्या दिक्कत है। लीजिए और 2 मिनट रुकेंगे, फिर हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो बेटे डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में क्या रीड करने लायक बात होती है, वो बार बार यही बताते हैं कि हमने एक मशीन बाय की, फिर एक मशीन और बाय कर ली, फिर हमने मशीन नंबर 1 जो थी वो सेल कर दी, फिर मशीन नंबर 3 बाय कर ली, फिर मशीन नंबर 2 सेल कर दी, बस यही बताते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत ही मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस रिपीटिटिव ट्रांजैक्शन की वजह से थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं होता। आइए जैसे यहां पढ़ते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2016 फर्म परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ना एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को मशीन 1 परचेज्ड फॉर 2 lakhs। ओके, ऑन 1 October in the same accounting year additional machinery costing 1 lakh was purchased। तो फिर वो कहते हैं सेम 1 October 16 को M2 परचेज कर ली फॉर 1 लाख। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे हमने मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन पे की, फ्रेट पे किया, तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाती हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 17 को ईयर एंड हो गया। नेक्स्ट, फिर वो कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2017, तो नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर को जो 1 अप्रैल को मशीन परचेज की थी वो ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई, और वो हमने सोल्ड कर दी फॉर 90,000। बस यही तो उसका काम है, बार बार यही कहता रहेगा। वो कह रहा है यहां पर हमने मशीन 1 को सेल कर दिया फॉर 90,000। जब भी मशीन सेल होती है तो हमें 3 स्टेप करने होते हैं, मैंने दिखाया था, डेप्रिसिएशन, सेल और प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन। ठीक है, अभी रिकॉल करवाएंगे, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट ईयर ऑन 1 October 2018 न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 2,50,000। तो यानी ये वाला ईयर 31 मार्च 18 को फिनिश हो गया, फिर 1 अक्टूबर 18 को मशीन 3 परचेज कर ली फॉर 2,50,000। While machine purchase on 1 October 2016 was sold for 85,000 on the same day। और वो कह रहे साथ ही साथ हमने क्या किया, जो मशीन 2 थी उसको हमने सेल कर दिया फॉर 85,000। तो 2 काम हो गए इस डेट पर। फिर क्वेश्चन कह रहा है द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड वो फॉलो कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से होगी। फिर वो कह रहे हैं अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन वाले मेथड से कीजिए, पर हम लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग कर रहे हैं तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे विदाउट प्रोविजन, फिर इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विद प्रोविजन। तो आज की क्लास में तो मैंने आपको विदाउट प्रोविजन मेथड सिखाया है, तो मैं इसको विदाउट प्रोविजन करूंगा। आप ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में प्रोविजन कहा था फिर आपने नॉन प्रोविजन से क्यों करवाया, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
देखने और समझने वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में रेपिटेटिव टास्क हो रहे होते हैं, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। बाइंग बहुत सिंपल होता है, सेलिंग में 3 स्टेप करने होते हैं, डेप्रिसिएशन, सेल और P&L की कैलकुलेशन। तो ये प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल नहीं होते। ठीक है, चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो SLM से है @10%। बच्चों के मन में चाहत आ रही होगी कि सर क्वेश्चन हम बना लें, खुद बना लें, तो बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आंसर टैली कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में चाहत आ रही है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप करो ना, तो लो मैं बना देता हूं। तो पहले मैं कर रहा हूं फर्स्ट मेथड से, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं है, क्वेश्चन में प्रोविजन का है, बट क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन करें। अगर हम किसी एक क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीख लें और फिर हम किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस से करें, अपने आप को तैयार करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम बना सकें, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम रट के बैठ जाएं कि जो सर ने कराया बस वही आता है। तो हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 2016 को जब हम मशीन परचेज करते हैं तो वट एवर मे बी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन अलग अलग है। जब मशीन परचेज करेंगे तो बताओ क्या एंट्री होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक। तो जब भी परचेज करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पर हम लिख देते हैं कि कौन सी मशीन का है, मशीन नंबर 1 का, और मशीन नंबर 1 हमारी कितने की थी, 2 लाख की थी। सेम ईयर में उन्होंने एक और मशीन खरीद ली, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम नाम लिख देंगे मशीन नंबर 2। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। सिर्फ हमने सीखना है कि सेल होगी तो हमने 3 स्टेप करने हैं। क्या फर्स्ट ईयर में मशीन सेल हुई है, कोई भी सेल हुई है, आंसर इज नो। हमने कहा चलो शुक्र है। सेल नहीं हुई तो फिर ईयर एंड पे आपने चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। ईयर एंड पे आपने चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, मशीन 1 का, मशीन 2 का। अच्छा सर मशीन 2 का अमाउंट तो लिख दो, आप तो भूल ही गए जल्दबाजी में। लो भाई, क्या है ना, फोकस होता है बच्चे को समझाने पे। तो मशीन 1 का 2,50,000 की कॉस्ट है, रेट है 10%, और क्योंकि मशीन 1 फुल ईयर के लिए यूज हुई है तो 12/12। मशीन 2 की कॉस्ट थी 1 लाख, रेट था 10%, और क्योंकि ये मशीन 1 अक्टूबर को हमने परचेज की है तो हम इसको 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ के लिए डेप्रिशिएट करेंगे प्रोपोर्शनेटली। सर अगर मशीन की परचेज डेट दी हो और मशीन की रेडी टू यूज की डेट दी हो, तो हम रेडी टू यूज की डेट से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, तो सर पहले वाले में तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25,000 और दूसरे वाले में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,000। ठीक है, हमने वर्बली कैलकुलेट कर लिया। फिर 31 मार्च 2017 को यहां दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मशीन 1 और मशीन 2। ठीक है, तो मशीन 1 का हो जाएगा 1,75,000 और मशीन 2 का हो जाएगा 95,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 270। सर नेक्स्ट ईयर हम बनाएंगे। मैंने कहा बेटे नेक्स्ट ईयर में सेल आ जाएगी, मुझे बनाने दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2, बस ये रिपीटिशन टास्क होता है हमारे लिए पेनफुल कि हमें लिखना पड़ता है बार बार।
175 और 95। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर यहां कंप्लीट हो गया और सेकंड ईयर के बीच में यहां पर सेल हो रही है। मैं आपको नोट्स पे लेके चलूं एक बार। यहां देखिए हमने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी एसेट को सेल करेंगे तो आपको 3 स्टेप करने हैं। एक तो डेप्रिसिएशन लगाना है, एक सेल का प्राइस क्रेडिट करना है और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 डेप्रिसिएशन लगाओ, स्टेप नंबर 2 एसेट को सेल करो और स्टेप नंबर 3 में प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है और कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, हम यहाँ आएंगे और हमने मशीन 1 को सेल किया है 1 अक्टूबर को, तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन। और मेथड चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट इनटू रेट इनटू पीरियड ऑफ यूसेज अप टू सेल्स। यहां पर 2 मिनट लेना चाहूंगा। जब एग्जामिनर कहता है यार ये तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं, मैं बच्चे को कैसे तंग करूं, तो वो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है। कई बार कहता है कि आप अगर एसेट को बीच में सेल कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, तो जो क्वेश्चन कहे वो फॉलो करना, नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो प्रोपोर्शनेट लगाएंगे। इसलिए क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना, वो छेड़छाड़ करने को कह देता है कई बार। यहां पर कुछ नहीं कहा तो मैं 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लूंगा, ये हो जाएगा 12,500। स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकंड स्टेप हो गया बाय बैंक सेल। तो हमने मशीन 1 सेल कर दी थी 90,000 की। अब मशीन 3 हो गया और स्टेप 3 हो गया प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। आइए जी, तो हम यहां लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। ठीक है, इसके लिए एक तो हम बुक वैल्यू निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल। तो इसके लिए बिगिनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो 2017 में मशीन 1 की वैल्यू आ रही थी 175 बिगिनिंग में। यहां देखिए ये वाली वैल्यू देखने कि जब ईयर स्टार्ट हुआ तो बुक्स में वैल्यू थी 175, डेप्रिसिएशन लगाया हमने कितना 12,500, तो माइनस 12,500। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 500 2 और 1,62,500। और सेल प्राइस कितनी है सर 90,000। तो दैट मीन्स हमें लॉस हो गया 1,62,500 माइनस 90,000, तो लॉस हो गया ₹72,500। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना कहीं गलती ना हो जाए। हम लोग वर्बली कर देते हैं, गलती हो जाती है। अगर मेरे से भी गलती हो जाए तो आपने अपना वाला आंसर लेना है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही आपने लिखना है। तो यहां पे लिखूंगा बाय P&L लॉस ऑन सेल। तो आप या तो लिख सकते हैं कि भाई वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमने निकाला है, या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,75,000 माइनस 12,500 माइनस 90,000। मुझे पर्सनली वर्किंग नोट बना के मेंशन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये वाली प्रेजेंटेशन ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है कि हम यहाँ पर वर्किंग नोट लिखें और नीचे उसका रेफरेंस दे दें 72,500। ओके, उसके बाद क्या हमने कोई और मशीन यहाँ परचेज की थी?
तो मेरे ख्याल से तो हमने कोई और मशीन परचेज नहीं की थी, बिल्कुल ठीक, कोई और मशीन हमने यहाँ परचेज नहीं की थी। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 की कॉस्ट थी 1 लाख, रेट था 10% और यूसेज फुल ईयर की थी। 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 85,000। ठीक है, एसेट को सेल करना है, 3 स्टेप को फॉलो करना है, दैट्स इट। यहां टोटल निकाल देंगे और फिर 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 2 85,000। अब इस ईयर में 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीन नंबर 3 बाय कर ली फॉर 2,50,000 टू बैंक। परचेज करेंगे तो बहुत सिंपल है, सेल करेंगे तो 3 स्टेप है। तो हमने 1 अक्टूबर 2018 को मशीन 2 को सेल किया है, तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2, कॉस्ट ध्यान रखना, मेथड क्या है, कॉस्ट इंटू 10% इंटू 6/12 5,000, बाय बैंक सेल 85,000। अब यहां पर हम देखें तो 85 की थी, 5,000 डेप्रीशिएट हुई तो 80 की बच गई और 85 की सेल हुई, तो यहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, इसके लिए आप निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और ये भी जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, अकाउंट का तो फॉर्मेट फिक्स्ड है, वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाएं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2, तो आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस ओपनिंग बैलेंस और माइनस डेप्रिसिएशन। तो सेलिंग प्राइस हमारा था 85,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी इन द ईयर ऑफ सेल्स थी 80,000, डेप्रिसिएशन था 5,000। सर मेरे ख्याल आपने वैल्यू गलत ले ली, 85 थी, ओके। ये जो वैल्यू थी ये 80,000 नहीं थी, ये 85 थी, तो ये 5,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट आ गया, यहां लिखेंगे 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सिंपली ईयर एंड पे बाय डेप्रिसिएशन मशीन 3, बाय डेप्रिसिएशन मशीन 3, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स 12,500, और 31 मार्च 19 को हमारे पास केवल एक ही मशीन रह गई, बैलेंस कैरिड डाउन मशीन नंबर 3 2,37,500 लीजिए। नाउ क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको डेप्रीसिएशन का अकाउंट भी बना के दिखाना है। आइए जी, तो हम डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट बना के दिखा देते हैं। पहला ईयर कौन सा था, 16-17, बताइए जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो टू मशीन 1 टू मशीन अकाउंट 2। पहला डेप्रिसिएशन था 25,000 और दूसरा था 5,000,
चेक कर लूं कहीं गलती ना हो जाए ऊपर से। यस, और ये ध्यान ये रखना है कि ये हम ट्रांसफर कर देते हैं 31 मार्च को P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ओके, सिमिलरली हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे 17-18 का। फर्स्ट अक्टूबर 17 को हमने मशीन 1 सेल कर दी थी, ठीक है, और उसका हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आया था 12,500। सर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, मशीन 1 तो 2 लाख की थी। ओ हो, देखो शुरू से ही गड़बड़ हमने कर दी, ठीक करनी पड़ेगी। सर हम तो कब से कह रहे थे कि आप गलती कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, यही तो देखना है कि आप लोग कॉपी करते हो या कंसेप्ट फॉलो करते हो। अब कई बच्चे तो परेशान हो रहे होंगे कि सर गलत लिखे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1,80,000। अच्छा, यहां पर हमने सही लिखा था, नहीं ठीक है, 1,80,000 और फिर ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 2 लाख से, सॉरी ये भी मिस्टेक होगी ना, ये भी आएगा 2 लाख से 10,000। ओके, बस यही कई बार ना मिस्टेक हो जाती है, ये 10,000, ये 1 लाख, और ये लॉस आ जाएगा हमारा 80,000। और यहाँ पर भी आप अकॉर्डिंगली ठीक कर लेंगे। $1,80,000 ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का डेप्रिसिएशन था, ये वैल्यू आएगी 1,70,000, ये हो जाएगी 1,70,000 माइनस 90,000, लॉस हो जाएगा 80,000। ओके, तो यहां पर ये डेप्रिसिएशन आएगा, ये भी ठीक करना पड़ेगा और ये भी ठीक करना पड़ेगा। ये 20, 25, 25, 25, ये आएगा 10,000, और 31 मार्च 17 को, नहीं 18 को, टू मशीन अकाउंट, मशीन नंबर 2 10,000, और 31 मार्च 18 को बाय P&L अकाउंट 20,000। सिमिलरली आप थर्ड ईयर का खुद से बना सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट आप खुद से बनाएंगे। तो आज हमने विदाउट प्रोविज़न किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विद प्रोविज़न बताऊंगा, और वही मुझे पता है कि आप लोगों को 11th क्लास में या तो छुड़वा दिया गया होगा या आप भूल गए होंगे, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन आपको लगे प्रैक्टिस के लिए विदाउट प्रोविज़न का, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।